बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। एनआरओ की देर है, ऑपोजिशन कहेगी इमरान खान ज़बरदस्त आदमी है, वज़ीर आज़म इमरान खान। जबकि सेनेट इलेक्शन, क्या हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा पाएगी? पाकिस्तान में अमेरिका और बरतानिया की कोरोना वैक्सीन भी जल्द दस्तयाब होने के इम्कानात। कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स किस हद तक ख़तरनाक? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एनआरओ की देर है, ऑपोजिशन कहेगी कि इमरान खान ज़बरदस्त आदमी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 5 फरवरी था यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मौजूद थे, कश्मीरी मौजूद थे, वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में इज़हार यकजहती तो एक तरफ चल रहा था, लेकिन ऑपोजिशन जमातें कश्मीर के हवाले से भी हुकूमत को निशाना बना रही थी और हुकूमत ऑपोजिशन को निशाना बना रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और जायद का वक्त गुजर रहा है, आगे भी वक्त आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में भी क्या इसी तरह से ये सारी सिचुएशन चलती रहेगी? क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हमेशा से सूरत हाल यही रही है कि जो जमात अपोजिशन में होती है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, और जब वो हुकूमत में होती है तो उसे हकीकत समझ आती है कि बुनियादी तौर पर जब वो अपोजिशन में थे तो उन्हें नहीं पता था कि मुल्क किस नहज पर खड़ा है और मुल्क को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है। और सूरत हाल इस वक्त भी वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई है तो उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का आइडिया हुआ कि हालात काफ़ी मुश्किल थे, और जब वो अपोजिशन में होते हुए बड़े बड़े नारे लगाते थे तो हालात को बेहतर करना इतना आसान नहीं है जितना उन्हें लगता था। और अब वो जमातें जो इक़्तिदार में थी अब अपोजिशन में हैं, तो वो वापस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय इसलिए कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, बल्कि इसलिए उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त की हुकूमत एहतसाब का कड़ा शिकंजा उनके गिर्द सख्त किए हुए है। तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारा मुल्क इस वक्त किस नहज पर खड़ा है, और ख़ासतौर पर जो दीगर मामला चल रहे हैं, जिस तरह से सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, सेनेट इलेक्शन को लेकर आईनी तरमीम चाह रही है, और क्या हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा पाएगी? क्योंकि हम हमेशा से ये बात करते आए हैं कि अवामी मफाद का मामला हो या किसी भी किस्म की आईनी तरमीम हो, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कंसेंसस हो नहीं पाता है। तो इत्तफाक राय कब होगा? क्या अवाम के मफाद के लिए भी इत्तफाक राय नहीं हो पाता? सेनेट इलेक्शन है तो पिछले बार भी हमने देखा था कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बड़ा अरूज पर था, तो इस बार इससे बचने के लिए भी चाह रही है कि हुकूमत इस सारे मामले से हल करने के लिए आईनी तरमीम चाह रही है। दूसरी तरफ अब अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख दे चुकी है कि 26 मार्च को वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और तकरीबन ये 7 रोज का लॉन्ग मार्च होगा। गुज़िश्ता रोज हम इसी पर बात कर रहे थे, ये खबर भी सामने आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? इसके पीछे मकासद क्या हैं? दूसरी तरफ दीगर केसेस भी चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था, उसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया था। तो अब सारी जमातों के गिर्द शिकंजा भी सख्त है, ना सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बल्कि साथ ही साथ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये सारी सूरत हाल साथ साथ चल रही है। लेकिन उसके साथ एक आम आदमी महंगाई की चक्की में भी पिस रहा है। तो हुकूमत किस तरह से तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी? क्या महंगाई पर काबू कर सकेगी? क्या तमाम तर केसेस से निपट सकेगी? ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? क्या सेनेट इलेक्शन के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम हो सकेगी? और सबसे अहम सवाल कि मुल्क इस वक्त किस नहज पर खड़ा है और लॉन्ग मार्च का क्या लाहे अमल होगा? हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है ऑपोजिशन? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सीनियर तजज़कार सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपकी वक्त। ताहिर साहब इस वक्त जो मुल्क में सारी सूरत हाल चल रही है, सेनेट इलेक्शन को देख लें, फॉरेन फंडिंग को देख लें, कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें जिस तरह का रवैया, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती रही, इसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उनको अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं? पहले तो आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि मुल्क हमारा इस वक्त किस नहज पर खड़ा है? देखिए, ये तो कोई इतना काफ़ी ऑब्वियस है, क्यास है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, महाजरा ही है और अनफॉर्चुनेट है। इसमें मेरा ख्याल कोई दुनिया में जो फैक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग्स है उसमें ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तो आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते। तो अनफॉर्चुनेटली देख लें जो असेंबलियों में हो रहा है। बल्कि मुझे याद है खान साहब जिस दिन फर्स्ट टाइम आए थे तो उनका आगाज़ में आते ही हंगामा रही शुरू हो गई थी, और प्राइम मिनिस्टर ने फॉर द लास्ट 2.5 ईयर उनका एक ही फोकस है, एनआरओ नहीं दूंगा, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और वो मेरा ख्याल वन लाइनर से आगे हटे नहीं है।
और अपोजिशन ने भी अपना एग्रेशन निकाला। और मैं समझता हूँ कि कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सिमत नहीं, ना हुकूमत की ना अपोजिशन की। पॉलिटिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान डेड है, और मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान इतना पॉलिटिकली लवारस और रफ नहीं देखा। तो ताहिर साहब, इस सारी सिचुएशन का हल क्या है? ऑपोजिशन जिस तरह से लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है, हुकूमत दूसरी तरफ ना मुज़ाकरात की तरफ जा सकती है, क्या मुज़ाकरात की कोई पोजीशन हो सकती है? खान साहब को ऑपोजिशन मुज़ाकरात करने चाहिए? और ये जो आप समत की बात कर रहे हैं, समत किस तरह से दुरुस्त होगी? कौन दुरुस्त समत पर इनको गामजन करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है खान साहब का इशू ये है कि परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही हो ना, तो फिर उनको जरूरत ही नहीं कि अपोजिशन क्या कर रही है, अपोजिशन का क्या मसला है। अपोजिशन तो आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ऐसी ही होती है, कोई ना कोई इशू को डिस्कस करते रहते हैं। मेरा हाल है, मुझे जो समझ आया ना वजीर आजम की साइकोलॉजी और लीडरशिप पे, वो ये है कि वो एक इमोशनल रिलीजियस माइंड के बंदे हैं, और वो रिलीजियस माइंड में ये बड़ा सूट करता है कि चोरों को छोड़ो ना, कोड़े मारो, सजाएं दो, सख्त सख्त बातें करें। और मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तानी सोसाइटी में साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है, टेंशन है, उसमें शायद लोगों को ये कहीं रिलीफ मिलता है कि किसी ताकतवर को मार पड़े, उसको पुलिस ले जाए, नैब उसको पकड़े, उसकी जेल से तस्वीरें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास अगर ये ऑप्शन पे वो काम करें कि वो परफॉर्म करें, लोगों के मसले हल करें, पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअली ऊपर लेके जाएं, नौजवानों को ऑर्गेनाइज करें, भूल जाए अपोजिशन को थोड़ी देर के लिए, तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है उनके पास कोई प्लान नहीं है, लिहाजा उनका फोकस हो जाता है एनआरओ, और एनआरओ का मतलब है और मिलजुल के लड़े, और लड़के उन्होंने 3 साल गुजार दिए। तो ऑपोजिशन तो पहले इक्तदार में रह चुकी है ना, ऑपोजिशन तो कई दौरे हुकूमत देख चुके हैं। तो ऑपोजिशन जो सही किरदार होता है, ऑपोजिशन भी तो ताहिर साहब वो सही वाला किरदार अदा नहीं कर रही है। तो ऑपोजिशन क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत को वही ट्रैक पर ले आए, या वो अपने केसेस की वजह से उलझे हुए? नहीं, मेरा अपोजिशन ज्यादा क्लेवर है। मेरी ये असेसमेंट है, कुड बी रॉन्ग। खास तौर पर नवाज शरीफ और जरदारी, इन दोनों को पता है कि इमरान का रहना विद दिस क्राइसिस उनके लिए बेहतर है। यानी कि आप अंदाजा लगा लें, 2.5 साल के बाद जरदारी और नवाज शरीफ की लूटमार को मुझे लगती कुछ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उनका कोई बैड गवर्नेंस या उनकी परफॉर्मेंस पे इशू नहीं है। आई एम फ्रॉम लाहौर, एज यू नो। अब मैं गाड़ी शाड़ी चलाता हूँ, ये अंदरूने पंजाब जाता हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आना शुरू हो गया। मुझे लगता है जनरल ज़िया का दौर वापस आ गया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 1-2 मील के बाद सड़क टूटी जरूर मिलती है। अब कल मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर मोटरवे पे ट्रैवल किया, मुझे वहां पे भी पैचेस नजर आया। तो हमने 2 बड़े अच्छे काम कर दिए। बड़ी यहाँ पे तनकीद थी कि जी नॉर्थ पंजाब बड़ा लूटता है, सेंट्रल पंजाब वाले साउथ पंजाब पे बड़ा जुल्म करते हैं। तो खान साहब ने ये काम अच्छा किया, सीएम पंजाब ने, कि उन्होंने नॉर्थ और जो सेंट्रल पंजाब है उसमें भी गंदगी के ढेर इकट्ठे कर दिए हैं, सड़कें तोड़ दी हैं, और वो अब काफी बराबर हो गया, मसावात आ गई है साउथ और नॉर्थ पंजाब में। ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह दूसरी बड़ी एक डेवलपमेंट थी कि यहाँ कहा जाता था कि आप मदरसों में अच्छा इल्म नहीं पढ़ाते, साइंस नहीं पढ़ाते, रिसर्च नहीं करते। तो अल्लाह का शुक्र है कि निसाब तो नया बना रहे हैं, अरबी जुबान पे जोर है, रिसर्च पे कोई जोर नहीं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स पे कोई जोर नहीं। तो हमने यही दूसरा अच्छा काम ये किया, जो हमारे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम इदारे थे, हम उनको भी मदरसों के लेवल पे ले आए। तो 2 काम तो मसावात तो आई है पाकिस्तान में। तो ताहिर साहब, फिर अगले 2.5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे? और ये जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, सेनेट इलेक्शन की बहस हो रही है, सेनेट इलेक्शन में क्या हुकूमत फिर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा पाएगी या नहीं हो पाएगा? और कुछ भी हो, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बेसिकली ये तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत ये है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट है कि पाकिस्तान में इश्यूज बनते रहेंगे। जब इशू बड़ा होगा और मीडिया 2-3 दिन उस पर बहुत हैमरिंग करेगा, तो फिर हुकूमत को इसको रेड करेगी। आप देखें ना, कशमाला खातून जो है हमारी, वो मुतसिर हैं, उनके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन खान साहब ने कैबिनेट से पूछा कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं तुम्हारे पास। तो जब डॉलर बढ़ जाता है तो कहते हैं ये डॉलर किसने बढ़ाया। तो मेरा ख्याल है कि दिस टाइम पाकिस्तान इज बीइंग मैनेज्ड बाय मीडिया। आप मीडिया क्राइसिस क्रिएट करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर उसका हल ढूंढते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जो ही हम ढूंढते हैं एक क्राइसिस नया हमें मिल जाता है, फिर हम उस पर बिजी हो जाते हैं। तो अगले 2.5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे फिर? पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह से वक्त गुजार देगी? डेफिनेटली। देखें ना, लॉजिकली देखें आप, सीधी बात है, अगर आप 2021 में आप में इतनी अकल नहीं है कि आप क्या बोएंगे तो क्या काटेंगे। मेरा ख्याल है कोई ड्रीम नहीं, मुझे कोई सुपर पावर नहीं है को आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल ले, एजुकेशन बदल ले, माइंडसेट बदल ले, आप एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं, आपके नौजवान में
ऐसी क्वालिटीज आ जाए जो दुनिया, मतलब आपके जो लेबर है इंटरनेशनली जितने भी लोग काम करते हैं, कहते हैं यार यहाँ के लोग काम ही नहीं कर सकते, दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। आई रिमेम्बर कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, वहाँ उन्होंने स्टेडियम बनाना तो उन्होंने पाकिस्तान से मंगवाए, उन्होंने कहा जी हमें हजारों की साल से वेल्डर चाहिए। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वेल्डिंग का, एक भी पाकिस्तानी वेल्डर नहीं मिला जिसके पास वो लाइसेंस था, वो सर्टिफिकेशन थी। नोबडी वेंट देयर। तो हम, मेरा नहीं, जो काम करने वाले हैं उतना तवज्जो नहीं देते, लड़ने में हम काफी मसरूफ रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ाकार हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं। और समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हुकूमत ने अपनी समत दुरुस्त नहीं की है। खान साहब को विजन, उनके बिल्कुल विजन के हवाले से बात की जाती थी, लेकिन अभी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, अपोजिशन भी अपनी किरदार अदा नहीं कर पा रही है, बस आपस में जिस तरह से केसेस और लड़ाई चल रही है, इसी तरह ही लग ये रहा है कि आने वाला वक्त भी यूं ही ये हुकूमत अपना गुजार देगी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के असरात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और कोरोना की दूसरी लहर के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर देखा जाए तो 28 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 1200 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की पहली लहर जब पाकिस्तान में आई थी तो उस वक्त से ये बात कही जा रही थी कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक इसकी वैक्सीनेशन का मुकम्मल तौर पर इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन अब जबकि वैक्सीन भी आ गई है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन पर तजुर्बे भी किए गए और उसके बाद अब वैक्सीन लगाई भी जा रही है, और पाकिस्तान में भी वैक्सीन की जो है वो 5 लाख डोजेज गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंची थी। चाइनीज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान आई, चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भिजवाई गई। वो फैसला किया गया कि सबसे पहले फ्रंटलाइन डॉक्टर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद मेडिकल वर्कर्स को लगाई जाएगी, फिर आम आदमी तक वो पहुंच सकेगी। लेकिन क्या अभी वैक्सीन आ गई है तो इसके बाद भी यही एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या अब हम कोरोना पर काबू पा सकेंगे? क्या अब कोरोना से मुकम्मल तौर पर हम निजात हासिल कर पाएंगे? लेकिन उसके बाद भी सवाल यह है कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी भी हमें एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, और शायद एक लंबे अरसे तक वैक्सीन होने के बावजूद भी हमें कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है, एक तो हम इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ ये जो वैक्सीन आई है इसके हवाले से भी मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई और उसके बाद कहा गया कि चीनी वैक्सीन साइनोफार्म जो है वो 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को नहीं लगाई जा सकती। जबकि क्वेश्चन इज कि जब कोरोना आया था और अभी भी यही बात की जाती है कि जो उम्र रसीदा अफराद है उनको कोरोना बहुत जल्दी और ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो उम्र रसीदा लोग हैं अगर उन्हीं को ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती तो नौजवान लोग जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, तो फिर जो उम्र रसीदा लोग हैं वो किस तरह से बच सकते हैं? उनके लिए कोई नई वैक्सीन आएगी? और पाकिस्तान में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, जो ट्रायल चल रहे थे, वो कहां तक पहुंचे? और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक से वैक्सीन भी पाकिस्तान पहुंचेगी, वो भी मंगवाने के हवाले से पाकिस्तान जो है वो तमाम तर कोशिशें कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, वैक्सीन के असरात पर बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मजीद पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है जिस तरह से पहले था कि अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं किए जा रहे और स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं, तमाम तर कारोबारी जिंदगी इसी तरह से चलते रहें तो हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सरबरा कोरोना टास्क फोर्स, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल ही जान लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि जो मैंने अभी इब्तदाई में बोला कि 60 साल से जो जायद उम्र के अफराद हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकेगी, लेकिन वही बात है कहा जाता तो उम्र रसीदा लोगों को कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है, तो फिर उन लोगों को 60 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं उनके लिए क्या होगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन पे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में सिनोफार्म की वैक्सीन के नहीं किए गए, और कुछ और वैक्सीन हैं, कुछ और कंपनियां हैं, जैसे फाइजर की जो वैक्सीन थी उसमें देखा गया है कि जब बड़ी उम्र के लोगों को लगाई जाती है तो उसके खासतौर पर जो कमज़ोर लोग हैं, तो 23 अमवात हुई थी नॉर्वे में उन बड़ी उम्र के अफराद में जब फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्वे में ये फिर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि जो वहाँ पर जो बहुत उम्र रसीदा लोग हैं और जो बहुत कमज़ोर लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एहतियाती तदबीर के तौर पे अभी फ़िलहाल इस सिनोफार्म की वैक्सीन पे ये हुकूमत ने ये कहा है, पाबंदी गालिबन लगाई है।
कि ये जो है ये अभी 60 साल के ऊपर के अफराद पे नहीं लगाई जाएगी जब तक कि पूरी तरह डेटा इनके पास नहीं आ जाता। वैसे वैक्सीन तो सेफ है और इफेक्टिव है, लेकिन जब बाहर का डेटा आ जाता है कि ये वाकई 60 साल के ऊपर लोगों पर भी ये इफेक्टिव है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो किए गए पाकिस्तान में उसमें तो बहुत अच्छा पाया गया है इसको, लेकिन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जो है वो जब ड्रैप असेस कर लेगा तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी ये दरवाजा खुल जाएगा और ये फिर इस्तेमाल होने लगेगी। तो डॉक्टर साहब, जो कोरोना का बिहेवियर था वो मुख्तलिफ बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है, पाकिस्तान में जिसका बिहेवियर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, दीगर ममालिक में मुख्तलिफ है। चाइना में जिस तरह से कोरोना का आगाज़ हुआ था, पहला वायरस वहीं पर वायरस केस रिपोर्ट हुआ था, तो चाइना से ही ये वैक्सीन आई है। तो पाकिस्तान में जो कोरोना की किस्म है उसके लिए भी ये वैक्सीन उतनी ही मुअस्सर है जितनी चाइना में पेशेंट्स के लिए थी या दीगर ममालिक में? जी, जो वैक्सीन ये वायरस जो है ये इसका हम बाकायदा जायजा ले रहे हैं कि किस तरह ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और पहली वेव में क्या शक्ल थी और दूसरी वेव में क्या शक्ल थी। ये कराची यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जिनमें स्टेट ऑफ द आर्ट जीन सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज हैं। तो हमने देखा कि पहली वेव में जो म्यूटेशन हो रही थी, तब्दीलियां हो रही थी, उसके मुकाबले में जो दूसरी वेव है उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां पाई जा रही हैं। हमने कुछ 70 अलग अलग वायरस के सैंपल्स को, जिसमें पहली वेव के 48 सैंपल्स थे और दूसरी वेव के 22 सैंपल्स को पूरी कंप्लीट जीनोम का स्ट्रक्चर किया है। तो ये बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, खास तौर पे ये अटैक करता है। तो इसमें एक जो छोटी छोटी गुंडियां होती हैं, फुटबॉल की तरह होता है, उसमें छोटी छोटी गुंडियां लगी होती हैं जहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, तो वहां पे तब्दीलियां आ रही हैं उन प्रोटीन्स के अंदर। तो इसकी वजह से ये बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो इससे फिर ये सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि जो नई सूरतें आ रही हैं उसमें जो वैक्सीन है किस हद तक काम करेंगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जब तक के ये बड़े तादाद के अंदर लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे और मुख्तलिफ वेरिएंट से एक्सपोज नहीं होंगे, तो ये उम्मीद है कि ये काम करेंगी, लेकिन शायद उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ना रहे जो दूसरी वैक्सीन जो पहले वाले फॉर्म में 80-90% इफेक्टिव कही जा रही थी, उस पर इसकी इफेक्टिवनेस गिर के 50-60-70% रह जाए। लेकिन ये जो है ये वक्त बताएगा कि किस हद तक इफेक्टिव होती हैं, और यही बात सिनोफार्म की वैक्सीन के साथ भी है और एस्ट्राजेनेका की और दूसरी वैक्सीन के साथ भी है कि ये अभी तक पता नहीं है कि किस हद तक वो इफेक्टिव होगी। इसीलिए अब कॉम्बिनेशन वैक्सीन भी ट्राई की जा रही हैं कि आप एक कंपनी की वैक्सीन पहली डोज लगाएं और फिर दूसरी कंपनी की वैक्सीन दूसरी डोज लगाएं, और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गए हैं, उसका डेटा आना अभी बाकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का तरीकाकार क्या होगा और क्या है कि वो लोग जो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, उनको लगानी चाहिए पहले या लगेगी, या जो सेहतमंद लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन की जाएगी? ये तो जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए प्राइमरीली है वैक्सीन जो लगाई जाएगी। जो जिनको कोरोना हो चुका है और वो सेहतयाब हो चुके हैं, उनके जिस्म के अंदर तो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो वो उस प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए मेरे नज़रिए में। जिस प्रायोरिटी पे जो सेहतमंद लोग हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, उसका खास तौर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और फिर बाकी जो दूसरे एज ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको लगानी चाहिए, ना कि जो कि रिकवर हो चुके हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन उनको भी लगाई जा सकती है अगर वो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, क्योंकि उनको दोबारा अटैक हो सकता है, और ये बहुत से केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि आपको दोबारा अटैक हुआ है, हालांकि आप सेहतयाब हो चुके हैं लेकिन दोबारा कोरोना वायरस हो गया है। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, जिनको वैक्सीन लगा दी जाएगी, उसके बाद उनको कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं कर सकेगा, उसके बावजूद उन पर भी किसी किस्म का खतरा होगा या उन्हें एहतियात बरतना फिर भी होगा जरूरी? जिनको वैक्सीन लगा दी जाएगी उसमें 100% प्रोटेक्शन नहीं होती। वैक्सीन लगाने के बाद कोई 70-80-90% प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब आप 10 आदमियों को लगाएंगे तो 2 आदमी शायद प्रोटेक्ट ना हो और 8 आदमी प्रोटेक्ट हो जाएं। तो इसलिए एहतियात सबको फिर भी रखनी पड़ेगी वैक्सीन लगाने के बावजूद, क्योंकि 20% फिर भी चांस होगा कि आपने वैक्सीन लगा ली है लेकिन आपको कोरोना वायरस फिर भी अटैक कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चाइनीज वैक्सीन की बात होगी, साइनोफार्म की बात होगी, लेकिन जो दीगर कंपनीज हैं, बरतानवी कंपनी की वैक्सीन की बात हो रही है, रशिया की कंपनी की वैक्सीन की बात हो रही है, उनमें और इसमें कुछ मुख्तलिफ है? जी काफी फर्क है। जो टेक्नोलॉजी अलग अलग है,
ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है जिसमें वायरस को कमजोर कर दिया जाता है और फिर उस कमजोर वायरस को आपके अंदर दाखिल किया जाता है। तो ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। जो दूसरी वैक्सीन हैं वो दूसरी टेक्नोलॉजीज पे हैं, जैसे आपकी मॉडर्ना की जो है वैक्सीन या फाइजर की वैक्सीन है। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आरएनए के ऊपर बेस करती है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो ये अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो कई अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इस वक्त। और जो स्पुतनिक 5 है जो कि रशिया की गैमेलाया नाम कंपनी जो इस्तेमाल कर रही है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज की वैक्सीन सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं और सबसे ज़्यादा कामयाब होती हैं फील्ड के अंदर, और कौन से मुख्तलिफ अशकाल जो हैं वायरसेस के उनके खिलाफ कामयाब होती हैं, ये फिर हमें एक्सपीरियंस बताएगा। इसके बारे में अभी कहना कुछ क़ब्ल वक्त होगा। और डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी की जा रही थी, 18,000 अफराद का गालिबन ट्रायल किया, अभी वॉलंटरी लोगों ने ट्राई भी किया, वो उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? पाकिस्तान खुद कारगर हो जाएगा वैक्सीन तैयार करने में? पाकिस्तान में कोई इस तरह का एफर्ट नहीं था कि हम खुद वैक्सीन अपनी तैयार करें। जो यहाँ पे चाइनीज वैक्सीन से क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे थे, वो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स की हद तक महदूद थी एफर्ट, जिसके अंदर एक कैंसिनो बायो कंपनी का क्लिनिकल ट्रायल NIH इस्लामाबाद के तहत मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हो रहा था, और एक कराची यूनिवर्सिटी में सीनोफार्म का क्लिनिकल ट्रायल कराची यूनिवर्सिटी का जो इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ हो रहा था। वैक्सीन खुद बनाना, वैक्सीन प्रोडक्शन में खुद किफालत हासिल करना और हम यहाँ पे बना सकें, इसके बारे में कोई अभी तक इक़दाम पाकिस्तान ने पिछले 60-70 साल में नहीं लिया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आगे बढ़े, हुकूमत उनको इंसेंटिव्स दे, क्योंकि खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इसके अंदर। और हम तो बच्चों की वैक्सीन भी नहीं बनाते, वो सारी इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन न सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ बल्कि दूसरी वैक्सीन सिवाय एनिमल वैक्सीन हम बनाते हैं, बाकी तो वैक्सीन यहाँ प्रोड्यूस नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये तमाम तर मरहला है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन मंगवाने का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हुकूमत तो ये बात कर रही है कि जी तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उसको मंगवाने के लिए तो आपको बहुत सारा बजट चाहिए होगा। तो क्या इसके लिए जो मुखय्यर हजरात हैं, जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, उनको स्टेप इन होना चाहिए? बिल्कुल उनको होना चाहिए। और इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो हुकूमत अपना बजट एक लगा रही है जिसके तहत वैक्सीन जो अब आ रही हैं और जो आएंगी वो अगले 3 महीने में। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है कोवैक्स के, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गावी और WHO उनके साथ अरेंजमेंट है, उनके साथ वैक्सीन भी मुफ्त में आएंगी। लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को भी के लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी कि किस प्राइस में आ रही है। मतलब आप ज़्यादा दूर नहीं, आप इंडिया की तरफ देख लें तो इंडिया में 2 कंपनियां हैं जो वैक्सीन इस वक्त इंडिया में बना रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये जो इदारा है ये कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन मार्केट में ला रहा है, जिसकी प्राइस जो है 200 इंडियन रुपए, यानी कि पाकिस्तान के तकरीबन 400 रुपए समझ लें। ये इतने में इंडियन गवर्नमेंट करोड़ों डोजेस हासिल कर रही है इससे। और एक दूसरी कंपनी है जो कि भारत बायोटेक है, उसमें एक वैक्सीन के नाम से वैक्सीन है, उसके भी प्राइसेस में 500-600 रुपए के 400 से 600 रुपए में हासिल कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के आप पब्लिक को अवेलेबल करेंगे। इसी तरह यूरोप की जो वैक्सीन है, वो जो जिसका आपने जिक्र कर रहे थे, मिसाल के तौर पे एस्ट्राजेनेका जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, उसके दाम भी सिर्फ 1.7 यूरोज हैं, यानी कि समझे कि 300-400 रुपए के अंदर है वो। तो ये है कुछ 100 रुपए उसके प्राइसेस हैं, जिसमें ये कंपनी जो है अपनी वैक्सीन बेच रही हैं दूसरे ममालिक को। तो ये बहुत हमें ख्याल रखना है कि प्रॉफिटियरिंग ना बड़ी पैमाने में पैदा हो जाए, ब्लैक मार्केट ना चलने लगे, और प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देकर तो इसमें ड्रैप को खास कंट्रोल रखना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को और ड्रैप को, कि इंटरनेशनल प्राइसेस वैक्सीन की क्या है। जैसे मैंने कहा तकरीबन 1.5-2 यूरो के करीब वैक्सीन की प्राइसेस हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, और उसके ऊपर 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना मुनाफाखोरी ना शुरू हो जाए, इस पर सख्त नजर रखनी पड़ेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है क्या? दूसरी लहर में भी 64 से 70 तक अमवात चली गई थी, केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब अमवात थोड़ी वापस आ रही हैं। 28 अफराद पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, 1200 केसेस सामने आए हैं। इस वक्त कोरोना की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है या वाकईतन लोग थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं तो इस वजह से कोरोना कम रिपोर्ट हो रहा है, या लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? तकरीबन 40-45 हज़ार तक की हम टेस्टिंग कर रहे हैं रोजाना। कैपेसिटी तो इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम टेस्टिंग एक्चुअली 40-45 हज़ार की कर रहे हैं लोगों की, जिसमें तकरीबन 40% जो टेस्टिंग हो रही है वो उन अफराद की हो रही है जिनमें सिम्टम्स हैं, और बाकी 60% टेस्टिंग जो है वो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के नतीजे में कि वो लोग किनके से कांटेक्ट में आए उनकी हो रही है। लेकिन जो बड़ा मसला है इस वक्त वो ये है कि वायरस अपनी नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है इस पूरे मामले को, दुनिया भर में सराहा गया है किस तरीके से NCOC ने इसको कंट्रोल किया है। 5-6 हज़ार जगहें वहाँ पे लॉकडाउन होता है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखा जाता है किस इलाके को खोला जाए, तो सनतें भी चलती रही हैं, दुकानें भी चलती रही हैं, और फिर वायरस को फिर भी कंट्रोल रखा गया है। और ये देख रहे हैं आपके सेकंड वेव में भी शिद्दत वो नहीं थी जो पहली वेव में थी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गई है। तो इसके ये अगर पॉलिसी रही तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर इसके साथ हमें जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले, जब तक कि इसकी मौसर दवाई नहीं आ जाती या मौसर वैक्सीन नहीं आ जाती जिसके 99% तक एफिशिएंसी हो और मुख्तलिफ अशकाल में एफिशिएंसी हो, जब तक आपको इसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा, जैसे कि आप फ्लू के साथ जिंदा रह रहे हैं। और इसके लिए एहतियात फिर आपको रखनी पड़ेगी, और जब तक ये तो इसके लिए फिलहाल आपके पास ना कोई दवाई है इसके लिए, ना कोई 100% एफिशिएंसी की वैक्सीन है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सरबराह कोरोना टास्क फोर्स हमारे साथ मौजूद थे। और जब तक 100% इसका कोई इलाज नहीं आ जाता, कोई मेडिसिन नहीं आ जाती, कोई मौसर वैक्सीन नहीं आ जाती जिसके बारे में ये कहा जा सके कि कोरोना अगर अपनी अशकाल बदल भी लेता है तो तमाम तरह अशकाल के लिए वैक्सीन मौसर साबित होगी, तब तक हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारना होगी। इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।